ख्रिवपांपोर में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 2 मिलिटेंटों को हलाक किया जा चुका है। रात में करीब 3 बजे फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद सिक्योरिटी जवानों ने मिलिटेंटों को घेर लिया। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, ताहम अभी तक मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्स ने इस इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान फोर्सेस ने जो हुई तलाशी कार्रवाई शुरू की, वहाँ मिलिटेंटों ने वहाँ से फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ है। और इस एनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो इलाका है जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था। अगरचे 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन अभी तक जो सर्च है वो अभी तक जारी है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, ख्रिव। हमारे नुमाइंदे मंजूर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, इस वक्त का अपडेट बताएं एनकाउंटर के हवाले से। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है, ये एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन इन मिलिटेंटों की जो शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है। लेकिन इस वक्त में जो मौजूद हूँ, यहीं पर यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ था और ये जो सर्च अभी तक जारी था। अगरचे कुछ फोर्सेज यहाँ से निकले हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए यहाँ CRPF और पुलिस तैनात है। अगरचे फौजी गाड़ी यहाँ से निकली, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बाद में होती है, इसके लिए मतलब पुलिस और जो CRPF है पूरा चौकस है। और यहाँ ये जो अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए अभी तक ये यहाँ पर ही है। और जो एनकाउंटर है वो एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, एनकाउंटर खत्म हो चुका है। मिलिटेंटों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है, ताहम आसपास के इलाकों में किस तरह के सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं? मंजूर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मंजूर तक हमारी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि फिर से राब्ता हो सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द गिरोह अपनी सरगर्मियां बिला खौफ व खतरा अंजाम दे रहे हैं और उन्हें इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा है। उसे जुर्रत दिखाने पर भी जोर दिया कि वो दहशतगर्दी की लानत के बारे में मुंतखब नज़रिया न अपनाए और उन लोगों के दोहरे मयार को बेनकाब करें जिन्होंने इन लोगों को सहूलियात फराहम की, जिनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात के मौजू पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत करते हुए एक आला सतही इजलास से खिताब किया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। उनके अहल खाना काफी परेशान हैं। उन्होंने तमाम अफराद की बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी उनकी मदद की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इस वक्त ये दोनों अफगानिस्तान के एक शादी खाने में पनाह लिए हुए हैं और हुकूमत हिंद की मदद का इंतजार कर रहे हैं। काबुल से इस वक्त आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त कहाँ पर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप बहुत बार हमें अप्रोच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक शादी हाल है, उसका नाम खलीज शादी हाल है जी। ये एयरपोर्ट के कोई 7 या 8-10 किलोमीटर के पास में होगा जी। इन्होंने हमें कल यहाँ पे बुलाया, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें कुछ एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं या MEA के ऑफिशियल्स हैं। हम तो उनको जानते नहीं, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि यार कैसे कम्युनिकेटिंग वैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें यहाँ पे इस लोकेशन पे बुलाया, तो हम यहाँ पे पहुंच गए कल 10 बजे जी। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ 2-3 बजे तक फ्लाइट आएगी, फिर बोला रात को शाम 6-7 बजे तक आएगी, फिर बोला रात को 12-1 बजे तक आएगी, फिर बोला सुबह 4-5 बजे तक आएगी। अभी भी कोई कम्युनिकेशन नहीं। आज भी बता रहे कि आज भी नहीं आ पाएगी। तो हम सुबह 10 बजे कल 10 बजे सुबह से बस यहीं पे अटके हुए हैं।
आसिफ, ये बताया कि आपने यूनिवर्सिटी जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या ये इंडियन ऑफिशियल्स का है, एम्बेसी से रिलेटेड स्टाफ इसमें है, जिनके कहने पर आप यूनिवर्सिटी से इस शादी खाने में पहुंचे हैं? जी जी मैम, हम तो क्योंकि इन्होंने लिस्ट बनाया है 280 लोगों का, उसमें ग्रुपिंग है ABCDEF ऐसी। हमारा ग्रुप जो है वो N ग्रुप है, तो हम N ग्रुप में आए हुए हैं। इन्होंने सबको इसी तरह कम्युनिकेट करके सब लोग यहाँ पे 280 लोग हैं, जिसमें 100 से ज्यादा फीमेल्स हैं। जी जी। तो आपको कहा गया था कि 3 बजे ही फ्लाइट आएगी जिसके जरिए आप वापस अपने घर आ सकते हैं? जी मैम, पहले बोला था इसी 12-1 बजे के आएगी करीब, तो हम आए, फिर बोला 2-3 बजे को जाकर, फिर बोला शाम 6 बजे, फिर बोला अभी नाइट को 9 बजे, फिर इसी तरह टालते टालते सुबह 5-6 बजे, अब अभी भी नहीं। इसी वजह से हम रात को भी नहीं सो पाए जी। और यहाँ पे सोने का इंतजाम ही नहीं, वॉशरूम में है मैम जी। तो उस वजह से वहाँ पे बस यही हाल चलता रहा। मोबाइल भी हमारे चार्ज नहीं है, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं। कल ब्रेकफास्ट हमने किया था जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे, उस वक्त हमने ब्रेकफास्ट किया, तब से अभी तक कोई फूड का कोई इंतजाम है। अब यहाँ पे तो चलो वो तो कोई मसला नहीं था, वी कुड हैव सैक्रिफाइस्ड दैट, लेकिन जो मसला ये है कि टेक ऑफ फ्लाइट नहीं कर रही है, तो न लैंड ही नहीं कर रही है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि हमारे मोबाइल भी चार्ज है, अभी वापस भी जाने नहीं देते हमें, वापस जाएंगे क्योंकि तो फोन वगैरह चार्ज करते, क्लोथ्स भी वैसे पड़े हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा। आसिफ, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी से इस मैरिज हॉल तक आप किस तरह से पहुंचे? क्या उसके लिए ओहदेदारों से ही कोई इंतजाम किया गया था या आपको खुद वहां तक पहुंचना था? नहीं मैम, इन्होंने बोला था कि हम लोग डिफरेंट लोकेशन से हैं, तो हम आपको पिकअप नहीं कर सकते, आप अपनी अपनी गाड़ियां लेके किसी भी तरह ट्रैफिक करके। तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक है गाड़ी, उसमें हम आए, उसमें ड्राइवर था, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे हमारे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं रहा। 10-20 मिनट का सफर है, तो हम दिन में ही आए थे 9-10 बजे, तो मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बाहर मैंने देखा चल रहा है, सब चीजें दुकानें वगैरह खुली हुई हैं, लोगों का मूवमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम आए तो ये लोकेशन मतलब उतनी सेफ नहीं है जितनी हमारी यूनिवर्सिटी सेफ थी। यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा सेफ लग रही थी बनिस्बत की जहाँ पर आप अभी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं, हम यहाँ पे लोकेशन पता नहीं क्या, शादी हाल है तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी उतनी नहीं है, तो उस वजह से बस परेशान है। आपके पास इस वक्त क्या जो ज़रूरी अशिया है वो सही से मैसर है? क्योंकि अभी भी नहीं मालूम है कि क्या मज़ीद 1 दिन लग सकता है या कितना वक्त लग सकता है। जो आपके खाने पीने की चीज़ें, क्या वहाँ पर मैसर है इस तरह की चीज़ें? मैं खाने की चीज़ें यहाँ पे अंदर है मैसर नहीं, लेकिन कल हमारे यहाँ पे कुछ फैमिली सिखिज्म से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने बड़ा हेल्प किया। उन्होंने कल बिस्किट्स लाए, चिप्स लाए और कुछ केक लाए। वो नियरली 100 पीपल से ज्यादा होंगे, 10-20 फैमिलीज हैं वो, तो उन्होंने 6 ने जो है हमारे मतलब ब्रदरहुड में, तो उन्होंने बेचारों ने डिस्ट्रीब्यूट किया सारी जो भी यहाँ पे मतलब सिटीजन है, हम 280 लोग। तो आसिफ, क्या ये आपके लिए मुमकिन हो पाता है कि आप बाजार, क्योंकि खुले हुए हैं, बाजार जाकर कुछ लाया जा सके? क्या ये मुमकिन हो पाता है? नहीं मैम, उन्होंने गेट पे वो जो बंदा है जो कोऑर्डिनेटर है वो अलो नहीं करता है बाहर जाने के लिए, बोल रहा मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ, तो उस वजह से। और हम भी डरे हुए हैं, हम बाहर जाएं तो अल्लाह बचे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि कई ग्रुप है और आप M ग्रुप में हैं, तो क्या दीगर कोई ग्रुप की जानिब से उनका कोई राब्ता हो पाया, उनको कोई अपडेट मिल पाया? सारे ग्रुप अब इधर ही हैं, सारे ही ग्रुप अब इधर ही जमा हो गए हैं। जो इन्होंने ग्रुप बनाए थे डिफरेंट लोकेशन के, वो सब जमा होके इधर ही हैं, अभी इसी शादी हाल में ही। तो अब आपको करंटली कोई अपडेट मिल पा रहा हो कि कितना वक्त वेट करना है या मजीद फ्लाइट के हवाले से? अभी जब यहाँ पे गुस्सा भी हो गए लोग, गुस्सा हो गए अब तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने इनको पकड़ा, जो कोऑर्डिनेटर है उसको पकड़ा, तो बोला उसको कि भाई ऐसे ऐसे है। तो वो अब ये बात वो भी हैंड्सअप कर रहा है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, मैं भी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ लोकल हूँ, तो मेरी भी कोशिश है मैं आपको हेल्प करूँ, मुझे भी कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही उतनी। तो बस ये मामला है, everybody is clueless at the point अभी right now। राइट। कितने लोग होंगे आप तकरीबन वहां पर? 280 इन्होंने बताया लिस्ट। 280 है लिस्ट में जी। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो सरकार है उनकी नज़र है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी यही है जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको जल्द अज जल्द निकाला जाए। ताहम आपको क्या लग रहा है कि किधर जो है कहीं ना कहीं चूक रही है सरकार, और कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ रही है, या क्या चीज़ है जहाँ पर सही से आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है? जिन लोगों ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया है वो भी क्लूलेस है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस अगर यही होता कि अगर कल, क्योंकि उन्होंने कल रात को भी हमें फोन किया, परसों मतलब रात को फोन किया था, रात के 12-1 बजे कि आप रेडी रहो, अलर्ट रहो, फोन चार्ज रखना, हम कभी भी फोन कर सकते, कभी भी आएंगे आपको मतलब बुलाएंगे यहाँ पे। तो उस रात भी हम नहीं सो पाए, कल रात भी हम नहीं सो पाए,
तो अगर ये हो जाता कि फलानी टाइम पे फ्लाइट आ जाएगी, कोई कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन हो जाएगी, कोई 4 घंटे का 5 घंटे का गैप हो, तो बंदा जो है सुकून से रहेगा। अब ये पता नहीं कि अभी भी आज भी दिन चला जाए, आज रात भी चली जाए, कल दिन भी चला जाए, तो वो परेशानी रहती है अंदर। तो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है जी। वहीं पर क्या आपको डर भी लग रहा है कि बाहर किस तरह का माहौल बना हुआ है और उस वजह से भी आप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से परेशान हो रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 3-4 साल से मैं कभी अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आता था उतना, मतलब एक्सट्रीम केसेस में। अब यहाँ पे मैं ये लोकेशन भी मुझे पता नहीं थी, तो यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कुछ पता नहीं है यहाँ पे, मतलब कितना सिक्योर है कितना इनसिक्योर है कुछ नहीं बता सकते मैम। लेकिन एक क्यूरियोसिटी अंदर रहती है जो इंसान को खाती रहती है। जी। आपके घर वालों से आपकी बात हो पा रही है? हाँ, अभी तक तो क्योंकि अभी फोन चार्जिंग पे है, 10-20% अभी भी चार्ज है मोबाइल, तो उस वजह से बात हो रही है। जी बिल्कुल। आसिफ, हम लगातार फोन फिर डिस्चार्ज हो गए तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा। जी, मजीद कोई परेशानी का सामना आपको हो रहा हो जो आप इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? कि नहीं, हम बस यही अब हाँ, कोई हम मामले, सारे मामले छोटे हैं, खाने वगैरह के सब चीज, लेकिन मसला यही कि हम बस फ्लाइट का इंतजार करें, फ्लाइट आ जाए और हमें टेक ऑफ करके हमें इवैक्यूएट करें। बिल्कुल। आसिफ, हम आपकी बात और जो तमाम तर लोग वहाँ पर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंतजामिया तक पहुँचाई जाए और जल्द अज जल्द आप तमाम तर लोगों को बहिफाजत, शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया जी, बहिफाजत आप लोगों को जल्द अज जल्द आपके घरों को वापस भेजा जाए। आसिफ, आप बिल्कुल सेफ रहें और बस ये दुआ करते हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी न हो, आप इत्मीनान रखें, जल्द अज जल्द आप लोगों की वापसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश का इम्कान है। भी कहा था कि न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में लोगों को चिलचिलाती हुई और उमस हुई गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले 2-3 दिनों में बारिश होगी। आपको दिखा दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार जो है वो बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार 3 दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे, उमस से भी परेशान थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बारिश होने से कहीं ना कहीं चिलचिलाती हुई गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आने वाले 2-3 दिन तक ऐसे ही हल्का बूंदाबांदी और बारिश की संभावना है। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नजर जरूर आ रही है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में आज यौम आशुरा बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यौम आशुरा आज और इस हवाले से कैसा मंजर देखने को मिल रहा है मेहताब? मुनज़्ज़म बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ मध्य प्रदेश के 52 ज़िले की बात करें तो 317 मकामात पर जो अज़ाखाने हैं, जो इमाम बारगाह है, वहाँ पर मजालिस का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, जुलूस कोई आज कहीं नहीं बरामद नहीं होगा, लेकिन शोहदाए करबला का जो अजीम पैगाम है उस पैगाम को याद करने और उसको नई नस्ल तक पहुँचाने की जो है सिलसिला जारी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर रज़ीउल हसन हैदरी साहब मौजूद है। यह जानते कि आज के दिन का पैगाम जो है क्या है पूरे आलम इंसानियत। देखिए, आज का दिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आशूर का दिन है, मुहर्रम की 10 तारीख है और आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, उनके दोस्तों की शहादत, उनके मददगारों की शहादत, उनके बेटों, भांजों, भतीजों, भाई सबकी शहादत का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत देने के बाद यही पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया में हर तरह से इंसानियत को कायम रखो, इंसानियत को ज़िंदा रखो और हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करो।
यानी इतना इल्म आपके पास होना चाहिए कि आप हक और बातिल को समझ सको, और जहां हक और बातिल की बात हो तो समझ लो कि कभी बातिल का साथ मत देना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बातिल का साथ है। फिर जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, जिस मुल्क में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर आज़ादारी की कर रहे हैं, जहाँ पे मजालिस के इनेकाद हो रहा है, इसका बड़ा गहरा रिश्ता जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। और क्योंकि यजीद से जब जाने का रास्ता मांगा गया तो दुनिया किसी मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तरफ जाने का रास्ता मांगा गया था, और यहाँ पे हुसैनी ब्राह्मण भी हो जाए और तमाम कौमों के लोग, न सिर्फ किसी एक कौम के नहीं बल्कि तमाम कौमों के इमाम और शोहदाए करबला का गम है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया माता भाई कि मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के जब चारों तरफ से फौज में घिरे हुए थे और सारे शहीद हो चुके थे, तो आपने एक ही सवाल किया था कि या तो मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, मैंने कोई गुनाह किया है कि ये नहीं है, क्यों मुझे मारने के लिए आए हो, मुझे हिंदुस्तान चले जाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन से बहुत ज़्यादा रिश्ता था, जब भी तो हिंदुस्तान का नाम लिया। और यही वजह है कि मुहर्रम का चांद निकलता है माता भाई, तो हम तो यही कहते हैं कि इमाम हुसैन जो है वो हमारे मेहमान हो गए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान आ जाते हैं करबला छोड़ के। तो इसलिए यहाँ के ऊपर हिंदुस्तान में जो आज़ादारी मनाई जाती है ऐसा तो पूरी दुनिया में मनाई जाती है, लेकिन जो यहाँ शान शौकत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिया ही नहीं आज़ादारी मनाते, यहाँ हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े का, हर मज़हब का, हर धर्म का हर इंसान जो है वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी मनाना अपने लिए बाइस फ़ख्र और नजात समझता है। दूसरा सवाल आपने उसमें किया कि हिंदुस्तानी ब्राह्मण जो मतलब थे हुसैनी ब्राह्मण, उनका ताल्लुक़ क्या है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा तफसील बताऊँगा आपको। जो मैंने तारीख़ का मुताला किया कि एक हुसैनी ब्राह्मण के नाम से एक कौम मानी जाती है, और वो उनका ताल्लुक़ जो है मैं आपको बताऊं कि ईरान के एक बादशाह थे युज़दजुर्द बादशाह, उसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी की शादी जो थी वो जनाब शाहरबानो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और एक बेटी की शादी जो थी वो सूर्यगुप्त से हिंदुस्तान में हुई थी, जो राजा था। सूर्यगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था समुद्रगुप्त के इमाम हुसैन खालू हुआ करते इस रिश्ते के हिसाब से। तो जब उसको ये पता चला, समुद्रगुप्त की हुकूमत थी, उसको पता चला कि इमाम हुसैन जो है वह करबला में है। कैसे पता चला? इमाम हुसैन ने करबला में 2 खत लिखे हैं, एक अपने दोस्त, बचपन के दोस्त जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को, और एक खत लिखा था समुद्रगुप्त को कि मैं यहाँ के ऊपर ऐसे ऐसे हालत में दुश्मनों के बीच में घिरा हुआ हूँ, मेरी मदद को। तो समुद्रगुप्त ने जब वो खत पढ़ा तो अपनी फौज को तैयार करके और उसके कमांडर को राहिल एक शख्स को कमांडर बना करके करबला भेजा। लेकिन अफसोस ये कि जब वो करबला पहुंचा है वो लश्कर, तो इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। तो उस ज़माने से ये हुसैनी ब्राह्मण कहे जाते हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये कौम आज भी पाई जाती है और हुसैन की आज़ादारी धूमधाम से मनाती है। तो हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में गांधी जी ने अगर जो कोट किया तो वो पैगाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबी असाबे बावफा थे, उनकी वफादारी को देख करके जनाब गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने ये जुमला और ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि मैंने भी करबला के हीरोज़ की मैंने भी मतलब तारीख पढ़ी है, मुताला किया है। अगर मुझे वैसे दोस्त मिल जाते, वैसे असाब मिल जाते, वैसे सिपाही मिल जाते जैसे इमाम हुसैन के थे दोस्त साथी, तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगा के हिंदुस्तान को आज़ाद करा देता। तो इसका मतलब कि गांधी जी का ये कहना बड़ी अहमियत रखता है। यकीनी तौर पर गांधी जी ने मुताला करने के बाद ही इतना तारीखी जुमला कहा होगा। और फिर सर इसलिए झुकाते हैं नामे हुसैन पर, हमारी इबादतों को बचाया हुसैन ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मतलब कोई कुछ नहीं बचाया, इसीलिए जोश मलियाबादी ने कहा है कि इंसान को बेदार तो होने न दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और आज ये साबित कर दिया है इस शेर ने, आज पूरी दुनिया में हर जगह गली गली, चाहे वो सहरा हो, रेगिस्तान हो, शहर हो, आबादी हो, हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाता है और उनकी मुसीबत का जिक्र किया जाता है। मेहताब, आज जो है पूरे आलमी इंसानियत और मुस्लिम उम्मा जो है जिस तरह से करबला में वाक़यात पेश आए उनको याद कर रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन, उनकी कुर्बानियों को, उनके साथियों की कुर्बानियों को, शहादत को याद कर रहे हैं। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया। आपके साथ जुड़े मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। दिल्ली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, दिल्ली में पाबंदियां आयद है, ऐसे में यौम आशुरा के इक़दाम किस तरह से किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शिया जामा मस्जिद है जहाँ से मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस बरामद होता था। गेट पूरे तौर से बंद कर दिया गया है, नोटिस लगाया गया है
तो पूरे तौर से यहाँ पर पाबंदियाँ आयद हैं, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में जो कोरोना की पाबंदियाँ हैं उसके तहत सियासी और मजहबी भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती, दोनों पर ही पाबंदियां हैं। हालांकि बाजार खुले हैं, तमाम चीज़ें खुली हैं, लेकिन अभी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको देखते हुए डीडीएमए ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ये पाबंदियां आयद हैं। पुलिस एहलकार यहाँ शामिल हैं, लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको वापस कर दिया जाता है। रात में भी यहाँ बातचीत हुई थी, काफ़ी बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ रात ही में पहुँच चुकी थी। उसके बाद तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको रद्द कर दिया गया। हमारे साथ कुछ अज़ादार ज़रूर मौजूद हैं। आज का दिन बहुत अहम है और एक यजीद जिसको बातिल कहा जा सकता है उसको देखते हुए आज के दिन का क्या पैगाम है, क्योंकि आप कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आज भले ही आज़ादारी ना मनाई जा रही हो लेकिन दिलों में गम तो मौजूद है। जी, आज का दिन तो बहुत अहम है, क्योंकि आज के दिन इंसानियत के पैगाम देने का दिन है। आज के दिन ऐसा पाबंदी लगा दी गई हम पे कि बहुत ही मुश्किल खड़ी हो रही है हमारे लिए, ना हम आज़ादारी कर पा रहे हैं, ना हम ऐसा कोई बिल्कुल खुरम, पाबंदियां लगा दी गई हैं, ऐसे में जो है अज़ादार वो कहीं ना कहीं मायूस भी नजर आ रहे हैं। खुरम, बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।